हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। और आज में हम करंट अफेयर लेके आए हैं फेब मंथ के। हमारी सीरीज है 21। आई होप आपको एग्जाम में ये आपके हेल्प करेगी और आपके जो टेस्ट है उसमें तो हेल्प कर ही रही होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 21, ठीक है। और आई विश कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड आई होप कि आप इसका क्या कर रहे होंगे, इसका अपनी कॉपी में इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ओके तो क्वेश्चन ये है कि एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2019 एंड 20। देखो सिंपल सी कह रहा है कि एक रिपोर्ट है AISHE, मतलब कि कितने लोग हायर एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट है। और आपको बताइए कि रिपोर्ट का पर्पस होता है टू कलेक्ट अ डेटा। अगर हमारे पास डेटा होगा तो हम उसका कुछ यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड बताता है कि क्या हो रहा है, कि हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट नीचे जा रहा है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ऊपर जा रहा है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये करंट रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले, तो उसमें जो ये हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट है वो ऊपर गई है या नीचे गई। पहली बात आपको जानना चाहिए कि जो ये एनरोलमेंट है या ये जो रिपोर्ट है ये निकाली है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये निकाल ली है। और अगर आपको पता होगा कि कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इट इज धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और ये रिपोर्ट है। अब ये कह रहा है कि बताओ क्या फाइंडिंग है इसकी। तो बच्चों हमने देखा है कि अगर ये कह रहा है कि टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2019-20 कंपेयर टू द प्रीवियस सर्वे, यस, इसने बोला है कि भाई 7.4% एनरोलमेंट है वो है क्या, बढ़ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज्ड, बढ़ गया है। अच्छा, इसमें बहुत सारी और फाइंडिंग्स भी आती है, जैसे कि महिलाओं का एनरोलमेंट घट गया है, जैसे कि मुस्लिम का एनरोलमेंट घट गया है। तो बहुत सारी रिपोर्ट, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप इसमें पता लगाएंगे कि ट्रेंड पता लगा लेंगे कि जो विमेन का एनरोलमेंट है वो घट गया है, मुस्लिम का एनरोलमेंट वो घट गया है। इस रिपोर्ट में एक और चीज़ लिखी गई है कि आजकल हो रहा है ब्रेन ड्रेन। तो जो इंडिया का ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ के बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं टू अ फॉरेन लोकेशन। और ये सब रिपोर्ट हमें कैसे पता लगी बच्चों, हमारी इस रिपोर्ट से। रिपोर्ट का नाम है AISHE रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड हु इज मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इट इज धर्मेंद्र प्रधान। और कितना इंक्रीज हुआ एनरोलमेंट, 7.4%। वैसे आपको बता दूं कि किस स्टेट ने इसमें टॉप किया है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में एनरोल कर रहे हैं। तो बच्चों जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसी स्टेट के बच्चे कर रहे हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, यूपी के बच्चे सबसे ज़्यादा एनरोल कर रहे हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। ओके, ये कह रहा है कि एक कमीशन है, कमीशन का नाम है कमीशन फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। तो देखो बच्चों, रिजर्वेशन मिला है टू द ओबीसीज। इंडिया की 52% अराउंड जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी है। और ओबीसीज को रिजर्वेशन मिला है, आपको पता ही है 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसीज को, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के क्लोज 4 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ये रिजर्वेशन है 27% इन सेंट्रल जॉब और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। आपको यहाँ पे एक रिजर्वेशन मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वैसे तो क्रीमी लेयर है बट फिर भी हम देखते हैं कि ओबीसी में रिजर्वेशन है वो ऐसी ओबीसी कास्ट को जा रहा है जो थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल है या जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कोई सब कैटेगराइजेशन करना, कि ओबीसी में भी कैटेगराइजेशन करना कि भाई ये ए वाले हैं, ये थोड़े से स्ट्रेंथफुल है, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, ये बी वाले हैं थोड़े लेस स्ट्रॉन्ग है, ये सी वाले हैं ये बिल्कुल लीस्ट स्ट्रॉन्ग है। तो जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा जाना चाहिए। उसी के लिए सब कैटेगराइजेशन के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी, भाई छांटो बैठ के कौन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कमेटी बनाई गई थी ये बनाई गई थी इन 2017 और आज चल रहा है 2023। इसका मतलब है कि ये कमेटी जब बनाई गई थी, जब इसको टाइम दिया गया था कि 12 वीक में रिपोर्ट सबमिट करो, मतलब 2018 में रिपोर्ट सबमिट हो जानी चाहिए थी, 2023 आ गया, अब तक भी नहीं हुआ है। इसे 13th टाइम एक्सटेंशन मिला है।
13 टाइम इसका टाइम एक्सटेंड किया गया है भाई, अब तो रिपोर्ट सबमिट करा दो, इसलिए ये न्यूज में है। और इसके जो हेड है वो है जस्टिस जी रोहिणी, इसलिए ये न्यूज में था। ठीक है, आपको याद रखना होगा। 2017 में, 2018 में, इस बारी 13 टाइम इसका टाइम एक्सटेंड किया है कि भाई रिपोर्ट सबमिट करा लो। कैटेगराइजेशन करना है ओबीसीज में अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रांगनेस, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है अलग ABC रिजर्वेशन का फायदा भी इसी तरीके से जाना चाहिए, और ये तो SC ST रिजर्वेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो ऑलरेडी OBC में है, स्टिल उसमें भी हमने देखा कि कुछ कास्ट फिर भी इन्फ्लुएंशियल है, भले ही क्रीमी लेयर में आए या ना आए। अब आप सोचो कि SC और ST में भी ऐसा ही होना चाहिए रिजर्वेशन, या तो क्रीमी लेयर आना चाहिए या वहाँ पे भी कोई कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि भाई ये वाले थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इनको रिजर्वेशन थोड़ा कम मिले, और हमारे रिजर्वेशन का फायदा तभी ज़्यादा होगा जब वो पहुँचे टू द टारगेटेड पर्सन। अगर वो टारगेटेड पर्सन तक नहीं पहुँच रही तो रिजर्वेशन इज जस्ट अ हिंड्रेंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? और बच्चों प्यार से बुलाते हैं TPP। हाँ, TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ था 1975 में। इसमें ना 20 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि एनवायरमेंट, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन, इस तरह के कुछ 20 पॉइंट्स लिए गए हैं कि हमें इस पे कुछ काम करना है, हमें इसमें कुछ आगे बढ़ना है। 20 पॉइंट्स का मतलब है कि हमने 20 टारगेट सेट किए हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब 1975 से अब 2023 आ रहा है, जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, कि हमें इन फील्ड्स पे काम करना है। तो अभी एक रिपोर्ट सबमिट की है, और रिपोर्ट सबमिट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसने ये रिपोर्ट सबमिट की है, और अकॉर्डिंग टू इट्स रिपोर्ट वो बोला है कि हमने 2022 में जो भी हमने टारगेट लिया था उसका सिर्फ कितना परसेंट अचीव किया है? 41%। इसलिए ये न्यूज़ में था। तो कहने की बात यह है कि 41% अचीव कर रहे हैं तो यू आर नॉट अचीविंग समथिंग। और ये तो पहले इससे भी बुरा रहा है, अब ये 41 पे पहुंचा है, ये अभी भी बुरा है। आप देखेंगे कभी कभार हमने 93% तक भी अचीव किया था, बट अब सिर्फ 41% कर रहे हैं। तो यही इन रिपोर्ट्स की खास बात होती है कि ये आपको बताती है कि इफ यू आर अचीविंग समथिंग और नॉट, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन समथिंग। ओके, तो यही हमें देखना है। इसका आंसर क्या हो गया? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट, विच कंट्री इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। आपको पता ही होगा कि जो मेजर रिवर है इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक के मेडिटेशन से क्या हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी कि कैसे पानी का यूज करना, जिसमें डिसाइड किया गया कि सतलज, ब्यास एंड रावी वर एक्सक्लूसिवली गिवन टू इंडिया। उसका सारा जो पानी है वो इंडिया को दिया जाएगा, और बची 3 रिवर इंडस, चेनाब एंड झेलम, इसका जो पानी है वो मैक्सिमम पाकिस्तान को मिलेगा, और इंडिया इसका नॉन कंजप्टिव यूज कर सकता है। नॉन कंजप्टिव, हम इसका कंजप्शन नहीं कर सकते, बट हाँ इसका नॉन कंजप्टिव यूज कर सकते हैं। ये एक ट्रीटी थी। अब इस ट्रीटी को लेके इंडिया और पाकिस्तान में एक डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके लिए इस ट्रीटी में एक प्रोविजन है टू सॉल्व द डिस्प्यूट। पाकिस्तान ने क्या किया, वो पहुंच गया इसको लेके टू द वर्ल्ड बैंक कि भाई साहब अब हमारे बीच में दोबारा से नेगोशिएशन कराओ। तो ये प्रॉब्लम इंडिया ने कहा कि यू आर ब्रीचिंग द ट्रीटी। जब हमारे पास डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है इनसाइड द ट्रीटी, व्हाई यू आर गोइंग टू समवेयर एल्स। तो यही एक रीजन है जो भी न्यूज़ में था। इंडिया ने कहा कि भाई साहब देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो हम क्या करने वाले हैं, वी गोना रिव्यू दिस ट्रीटी अगेन। तो ये अभी पाकिस्तान प्रॉब्लम में आ गया, और अगर रिव्यू होता है तो अब क्या होगा, अब इतना नहीं होगा कि हम उन्हें पूरी 3 रिवर्स दे देंगे, नहीं, हम कहेंगे हमारा शेयर बढ़ाओ, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ होगा। तो भाई आंसर क्या है, इट इज इंडिया। ओके, नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023, ये कह रहा है कि कौन होस्ट कर रहा है, क्यों, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है?
तो बच्चों देखो ये होस्ट कर रही है मुंबई। जो SCO है उसमें 8 कंट्रीज हैं बच्चों, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल नेचर का है जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है। अब आप बोलोगे सर पाकिस्तान तो मेंबर 7 का भी है, बट वो तो एक रीजनल ग्रुपिंग है। अदरवाइज आप किसी भी ऐसे ग्रुपिंग की बात करो जो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली रिकग्नाइज है या इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का एक भी नाम पाकिस्तान का नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? मुंबई। तो 8 कंट्रीज का यहाँ पे कुछ ऐसा होना है, फेस्टिवल होना है, और उसके लिए डिसाइड किया गया कौन सी जगह होगी? मुंबई। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स। अच्छा बच्चों, हमारे यहाँ देखो जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, जो नए व्हीकल्स होते हैं वो कम पोल्यूट करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा BS1, BS2, BS3, BS4 ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना हम। तो इससे क्या होता है, एमिशन कम होता है। जैसे कि आप देखते हैं किसी लाइट पे लिखता रहता है स्टार रेटिंग लिखी रहती है। तो अब ऑब्वियस सी बात है जो पुराने व्हीकल होंगे उसमें टेक्नोलॉजी पुरानी होगी और वो ज़्यादा एमिट करते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज। तो हमें अब क्या करना है, नए व्हीकल इंट्रोड्यूस करना है जिनके अंदर न्यू टेक्नोलॉजी है। तो पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करना है। स्क्रैप का मतलब उन्हें ख़त्म करना है। अब जो फॉरेन है वहाँ पे स्पेशल डंप यार्ड होते हैं, स्क्रैप एक इंडस्ट्रीज होती है कि यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे व्हीकल को स्क्रैप करोगे, आपको फिर वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप वो सर्टिफिकेट दिखाते हो तो गवर्नमेंट उस पर रिबेट देती है। जैसे इंडिया में भी अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कराते हो तो आपको टैक्सेस में 25% रिबेट मिलेगा। तो इंडिया ने ये जो स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी वो की थी अपने बजट 2021-22 में। इस बार का जो बजट आया है वो आया है 2023-24। उसमें निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी 15 साल पुराने व्हीकल्स हैं उनको क्या करेगी, स्क्रैप करेगी। चाहे वो गवर्नमेंट व्हीकल हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल हो, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो। तो ये इसका आंसर है 15 ईयर्स। चलो ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। ये कह रहा है कि भाई इंडिया ने, अच्छा अभी हमारे इसरो के चेयरमैन ने एक टाइमलाइन दी है कि हम जून जुलाई में इंडिया का पहला मिशन भेज रहे हैं जो जा रहा है सन के ऊपर, ठीक है। सन पे लैंड नहीं कराना है, सन को ऑर्बिट करना है पास से, और उसके ऊपर हम अपने गैजेट्स लगा के भेजेंगे और वो ऑब्जर्व करेंगे सन को। ये पूछ रहे हैं नाम क्या है उस मिशन का, तो इसका नाम है बच्चों आदित्य L1। L1 की फुल फॉर्म होती है लिंगुरियन पॉइंट 1। बहुत सारे लिंगुरियन पॉइंट होते हैं, तो हमने चुना है कि हम लिंगुरियन 1 में ऑर्बिट करेंगे, तो वहीं से आया आदित्य L1, ठीक है। तो इफ इट इज सन, और मैं कहता हूं कि ये लिंगुरियन ऑर्बिट है, ये लिंगुरियन ऑर्बिट है, ये लिंगुरियन ऑर्बिट है बच्चों। तो हम यहां से ऑब्जर्व करने वाले हैं सन को दूर से, सन के ऊपर जो लैंड कर जाए। अभी हमारे पास वो मटीरियल ही नहीं है, ठीक है। तो दूर से ही ऑब्जर्व करना है, और इंडिया का पहला मिशन है, नाम है आदित्य L1। न्यूज में क्यों था, क्योंकि जून जुलाई में हम क्या करने वाले हैं, भेजने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट अनाउंस टू गिव मंथली अलाउंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फिजिकल ईयर से, जैसे कि अभी तो ये चल रहा है कि अभी जो भी फिजिकल ईयर चल रहा है 2023-24 ना, वो उसने छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट फिजिकल ईयर से हम क्या करने वाले हैं, हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता या जिसे अलाउंस देने वाले हैं। तो जिससे अनएम्प्लॉयड लोग अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो आपको पता ही है गरीबी है, हर तरह की गरीबी है इंडिया में। कभी कभार इतनी गरीबी होती है कि हमारे पास फॉर्म फिल करने के लिए 100-200 रुपये भी नहीं होते। तो गवर्नमेंट अगर 1000 रुपये, अभी डिसाइड नहीं हुआ कितना अमाउंट देंगे, 500 रुपये, 1000 रुपये। आई नो 500 रुपये, 1000 रुपये कुछ नहीं होते, बट जिसके पास 500-1000 भी नहीं है उनके लिए बहुत कुछ होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 10,000 20,000 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, कितने भी मिल सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया गया है। बट छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि वो देने वाले हैं। अच्छा, इसका नुकसान भी है। जैसे कि अगर मैं फॉरेन की बात करूं, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट मिलता है, तो नुकसान क्या होता है, तो वहाँ के जो यूथ है फिर वो थोड़ा सा ना क्या हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, वो काम करना नहीं चाहता। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि गरीब लोग एटलीस्ट फॉर्म फिल कर लेंगे, और इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि लोग वक्त लेथार्जिक हो जाएंगे। दे विल एंजॉय देयर अनएम्प्लॉयमेंट, कि चलो ठीक है इतने पैसे तो आ ही जा रहे हैं, ठीक है। बट इंडिया में इतना अमाउंट तो नहीं मिलेगा कि 200, 300, 400 रुपये मिल पाएगा, या हद से हद 1000 रुपये मिल जाएगा। तो उसमें 1000 रुपये में होता कुछ नहीं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती है, और उसको बोलते हैं अमेरिका में वॉलंटरी
अनएम्प्लॉयमेंट, काम करना नहीं चाहते वॉलंटरीली, तो भाई ये इसका नाम है, अमेरिका में है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडिया में कौन सा स्टेट देने वाला है? छत्तीसगढ़। डिसाइड हुआ नहीं है अमाउंट। ओके ओके, क्वेश्चन ये है कि नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो 2023 में होने वाली है वो किस शहर में होगी? तो शहर का नाम है बच्चों अहमदाबाद। इस शहर में होने वाली है। बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही याद रख लो, काफी हो जाएगा। ठीक है ओके, विच स्टेट इज अंडरटेकिंग द कास्ट बेस्ड सर्वे, मतलब जाति आधारित सर्वेक्षण चल रहा है इंडिया में, कौन सा स्टेट करने वाला है? देखो कास्ट बेस्ड जो भी ये आपका सर्वे है, इसका कुछ एडवांटेज क्या होगा? देखो सभी कास्ट होती है, जैसे मैंने बताया ओबीसी भी, कुछ इन्फ्लुएंशियल कास्ट भी ओबीसी में आती हैं, कुछ नॉन इन्फ्लुएंशियल कास्ट भी ओबीसी में आती हैं, और एससीज में भी ऐसा ही होता है, कुछ अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं। तो एक सर्वे चल रहा है। एडवांटेज ये है कि आपके पास एक प्रॉपर डेटा होगा कि अगर मैं कहूँ कि ये वाली कास्ट कितनी पीछे रह गई इस वाली कास्ट से, कंपैरिजन आप कर सकते हो। इसका नुकसान क्या है? पॉलिटिक्स में इसका नुकसान है, कम से कम बिहार जैसे स्टेट में, जहाँ पे क्या हो सकता है, इसका मिसयूज कर सकते हैं कि भाई यादव पॉपुलेशन कितनी है, एससी पॉपुलेशन कितनी है, जनरल पॉपुलेशन कितनी है, अहीर पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके से आप पता लगा लोगे तो शायद आप टारगेट ऑडियंस बना लोगे। तो इसका नुकसान ये है। इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास बेटर डेटा होगा, बेटर डेटा तो बेटर एफिशिएंसी आएगी। और ये कौन सा स्टेट है करने वाला? वन एंड ओनली बिहार। ठीक है, बिहार में हो रहा है, और बिहार में है महागठबंधन की सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको सबको पता है कि अडानी के शेयर नीचे जा रखे हैं। अडानी अभी वर्ल्ड में टॉप 3 में पहुंच गया था अमीर लोगों की लिस्ट में, अब दोबारा से अडानी नीचे आ चुके हैं। 7th 8th पोजीशन पे अडानी दोबारा आ चुके हैं, क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिडनबर्ग, असल में क्या था बच्चों, हिडनबर्ग करके एक इंसिडेंट हुआ था इन 1935। तो उस इंसिडेंट में लोगों को नुकसान पहुंचा था, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी 2017 में हिडनबर्ग रिसर्च के नाम से। यूएस बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसने अपनी एक रिपोर्ट में रिलीज किया है कि अडानी ने अपनी जो अकाउंटिंग बुक है उसमें उन्होंने एक गलत अकाउंटिंग मेल प्रैक्टिसेस यूज की हुई है। मतलब कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, आपने, जैसे कि अगर आप हो, जैसे मैं हूँ, मैं एक कंपनी हूँ, एक नई कंपनी हूँ, मेरी कंपनी का नाम XYZ है, और मेरा शेयर शुरुआत में सस्ता होगा, तो सस्ता होगा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, तो कोई भी बंदा उसे खरीद सकता है। और फिर वो वैल्यू उसकी बाद में मार्केट में उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अब परफॉर्मेंस अच्छी करने का 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, या तो आप वाकई परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, या जस्ट आप अकाउंटिंग बुक में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ कि भाई अकाउंटिंग बुक में हमारी परफॉर्मेंस पूरी अच्छी जा रही है, हमारी फैक्ट्री यहाँ पे है, हमारी फैक्ट्री वहाँ पे है। और जब आपका नाम इन्फ्लुएंशियल हो, अडानी हो, जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आपका नाम जोड़ा जाए या इस तरीके से कुछ होता है, तो लोग वहाँ ट्रस्ट भी जल्दी कर जाते हैं। जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर मैं ही अपनी अकाउंटिंग बुक में अगर गलत डेटा शो करूँगा तो शायद तुम लोग ट्रस्ट नहीं करोगे, यार नहीं यार पता नहीं कौन है। हाँ, बट हाँ, अगर अडानी ऐसा करेगा तो शायद हम ट्रस्ट मान जाएंगे। अडानी बोले कि भाई हमारी ये इधर मलेशिया में, कोलालमपुर में हमारी एक फैक्ट्री है, सिंगापुर में एक है, मालदीव्स में एक है, हमारी एक फैक्ट्री हैती में है, एक हवाई में है, एक अमेरिका में है। अब बताओ कौन देखने जा रहा है उस फैक्ट्री को? ठीक है, इन्हें बोलते हैं शेल कंपनीज। शेल कंपनीज ओपन करो, दिखाओ लोगों को, अकाउंटिंग बुक में फ्रॉड करो कि भाई हमें तो इस बार इतना फायदा हुआ है, जिससे हमारे शेयर्स ना अप जा सकते हैं। तो देखो, मैं तो डिक्टेट करने वाला हूं नहीं कि अडानी ने ऐसा किया नहीं किया, बट अडानी अगर सही होगा तो वो कोर्ट में जाके अपने आप को प्रूफ करेगा कि मेरी अकाउंटिंग बुक में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो जो भी होता हो। बट अगर शेयर नीचे गिर रहे हैं तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई ना कोई असर तो हुआ है। अब देखते हैं अडानी का क्या हुआ। अडानी ने बोला है कि मैं एक केस फाइल करूंगा अगेंस्ट हिडनबर्ग। अगर अडानी सही होंगे तो वो केस जीत जाएंगे, नहीं होंगे तो जिसने पैसा लगाया है अडानी ग्रुप पे वो पैसा डूबेगा। और पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी गई, तो आंसर क्या हुआ बच्चों? अडानी ग्रुप की कंपनी गई। ओके, नेक्स्ट, तो एक रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट 2023 की। वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट का मतलब कि इस बार 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमी कहां जाने वाली है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, इंडिया क्या करने वाला है, चाइना, अमेरिका, पूरा वर्ल्ड क्या करने वाला है, क्या रिसेशन आने वाला है या बूम आने वाला है,
इन सभी बातों पर रिपोर्ट में चर्चा होती है। और ये जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है। आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम ऐसा करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट अ लाइक कोई वेल फ्रेम कोई अग्रीमेंट नहीं होता, इसमें से भी अभी एक इनिशियल स्टेज होती है। पहले हम एमओयू साइन करते हैं, फिर एक वेल फ्रेम्ड अग्रीमेंट लाते हैं। तो एक अग्रीमेंट साइन किया है किसी कंट्री के साथ टू एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट जर्नल्स इन रेडियो एंड टीवी प्लेटफॉर्म। रेडियो एंड टीवी प्लेटफॉर्म पे जो हमारे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें एक्सचेंज करेंगे। आप इजिप्ट का यहाँ पे और यहाँ हमारे वाले वहाँ पे। तो ये जो इसका आंसर है वो भी क्या है बच्चों? इजिप्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी, हम इजिप्ट के साथ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, ओके। आपको पता ही बच्चों पहले क्या होता था? डायरिया आपने देखा होगा, दस्त, उल्टी, उसी से ही लोग बाग निकल जाया करते थे, डेथ हो जाया करती थी। ठीक है, क्यों? डायरिया जैसे एक छोटी चीज से भी हो जाया करता था, क्योंकि हमारे पास उसका इलाज नहीं था, या इलाज था तो हमें पता नहीं था कि हाउ टू ट्रीट इट। अब फिर एक बंदे आए जिनका नाम था दिलीप महलनोबिस, और ये दिलीप महलनोबिस जो पेशे से डॉक्टर थे, इन्होंने निकाला एक सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आज भी जब हम डॉक्टर के, जब भी हमें उल्टी या दस्त लगते हैं, लूज मोशंस लगते हैं, तो डॉक्टर हमें ओआरएस सजेस्ट करता है। और ये जो ओआरएस के जो कहते हैं जिन्होंने इसे फाइंड किया वो कौन थे बच्चों? दिलीप महलनोबिस। इनकी डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली 2022 में। मरने के बाद इन्हें क्या दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, इसलिए ये न्यूज में थे। इनका नाम क्या है? ये कौन प्रोफेशन क्या है बच्चों इनका? ही वॉज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, डॉक्टर। एक ओडेसा सिटी है, ये पूछा कि ओडेसा सिटी किस कंट्री में पड़ती है बच्चों? ओडेसा सिटी यूक्रेन में पड़ती है। अभी यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में थी, इसलिए आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे जनरली सोचते हैं कि ये चीज़ें आती कहाँ से? करंट अफेयर की चीज़ है जो हम आपको कन्वेंशन क्लास में नहीं पढ़ाते। कन्वेंशनली हम आपको जो हम आपको जो ये ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो कन्वेंशनल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, प्लस आपको उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना होता है मैपिंग प्लस करंट अफेयर। मैपिंग भी हम करा देते हैं, करंट अफेयर आपके ऊपर होता है, थोड़ा आप प्रिपेयर करें, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ओडेसा सिटी बिलोंग्स टू यूक्रेन, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने इसे ऐड किया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, यूक्रेन। नेक्स्ट, आफ्टर चाइना व्हाट इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल? देखो बच्चों, ये आपका शेयर है, कोई शेयर है, हाँ, ये आप हो, आपने ये शेयर बेच दिया मुझको आज, हाँ, तो आज जैसे मैं कहता हूं सैटरडे। पहले क्या होता था, बहुत पहले, कि आपने ये शेयर जब मुझे बेचा तो मेरे पास आने में इसको लग जाते थे 7 डेज। तो आपने ट्रांजैक्ट किया सैटरडे को और मेरे पास आने लग गए 7 डेज। फिर ये सिस्टम थोड़ा और सुधरा, फिर लगने लगे 2 डेज, और अब इंडिया जो है अब इस सिस्टम पे आ गई है कि अगर आप आज शेयर बेचते हो तो विद इन 1 डेज में मेरे डीमैट अकाउंट में वो शो करना चाहिए, दैट इज सेटलमेंट T+1। इससे पहले ये करने वाला सिर्फ चाइना था, अब दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? इंडिया। तो अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, जनरली वो 2 दिन लेता था, अब लेगा 1 दिन। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्ट करते हैं अब उनको फायदा हो गया, अब उन्हें एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर सोचो कि आपने कोई शेयर बेचा था और आपको 7,000 रुपये आने थे, आपको 7 दिन वेट करना पड़ रहा है 7,000 रुपये का, और आप 7,000 रुपये उसे 7 दिन तक यूज नहीं कर सकते, जबकि आपका अमाउंट आना चाहिए था। फिर वो 2 दिन आपके पास 7,000 रुपये नहीं आए, अब आपके पास 1 दिन में 7,000 रुपये आएंगे। अब आप उस 7,000 रुपये का कुछ और यूज कर सकते हो। तो मतलब या आप और शेयर खरीद के अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, क्योंकि इन्वेस्ट तो वैसे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, बट आपके पास आपके पैसा जल्दी टाइम पे आ जाएगा। तो T+1 सेटलमेंट का ये टाइम पीरियड है जो घट गया है इंडिया में। पहले 7 था, फिर 2 था, अब कितना हो गया? 1। वैसे एक्सेप्ट करने वाली कंट्री चाइना थी और दूसरे नंबर पे कौन आ गई? इंडिया आ गई। ठीक है, शेयर्स का आपको पता ही आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। आधार लिंक बनाया हुआ है, UPI, डिजी लॉकर, कोविन, जैम,
GSTN। मतलब आप सोचो कि आजकल ट्रांजैक्शन कितनी आसान हो गई है। इफ़ यू गो टू द बैंक और आपके पास आधार नंबर है, जो आपके पास आपका थंब है जो आधार से लिंक है, आप उससे पैसा विड्रॉ कर सकते हो। UPI जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में एम्बेसडर है जिसका, इवन अमेरिका के पास भी इसी टेक्नोलॉजी नहीं थी UPI, उसमें इंडिया एम्बेसडर है। तो पूरा एक स्टैक बनाया हुआ है। स्टैक का मतलब होता है ढेर। तो इंडिया का ये ढेर है इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का, मनी एप्लीकेशंस का। तो इसका नाम क्या है? कंबाइनली हम इनको क्या बोलते हैं? हम कंबाइनली इनको इंडिया स्टैक बोलते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर प्लेसिंग समथिंग वन बाय वन और किसी के ऊपर एक और चीज रखना, दैट इज स्टैक। तो इंडिया का ये इंडिया स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, पर्स सीन विच वाज न्यूज एसोसिएटेड विद विच एक्टिविटी। देखो, मछली पकड़ने का एक तरीका है पर्स सीन, जिसमें एक तरह का जाल है जिसमें ऐसी मछलियां फंस जाती है जिनको हमें नहीं पकड़ना होता, इसलिए न्यूज में था। इसको बैन किया गया है। तो पर्स सीन जो है वो किससे रिलेटेड है बच्चों? फिशिंग से रिलेटेड है, मछली पकड़ना। ओके ओके, विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जो ऐसा कर सकता है, वो बड़ा ऑब्वियस आंसर है RBI। देखो, बॉन्ड होता क्या है? देखो, बॉन्ड होता है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर जिसपे आप लिख दो कि वी आर गिविंग 5,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रॉमिसिंग आफ्टर सच पीरियड ऑफ टाइम कि दे विल गिव यू 5,000 प्लस 500 रुपीज। तो मतलब आपने गवर्नमेंट को 5,000 का उधार दिया, गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट का प्रॉमिस किया और गवर्नमेंट को मिल गया पैसा, आपको मिल गया इंटरेस्ट, तो उन्हें बोलते हैं बॉन्ड्स। अब ये है स्पेशल तरह का बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड। मतलब कि अब गवर्नमेंट जो भी ग्रीन बॉन्ड से कमाएगी, जो भी गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड से उधार लेगी, वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही लगेगा। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं बच्चों? जो इको फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को ग्रीन बॉन्ड के नाम पे लोन लिया है तो उसका सोलर प्लांट ही लगाएगी या उसका ऐसा कोई काम ही करेगी जो इकोलॉजी के लिए, एनवायरमेंट के लिए अच्छा हो, जो ग्रीन काम के लिए काम आए। वैसे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए बॉन्ड ले सकती है, बट ये वाला ग्रीन बॉन्ड है तो ये स्पेशली एनवायरमेंट के लिए है। और सॉवरेन बॉन्ड है तो ऑब्वियसली कौन रिलीज करेगा? RBI ही रिलीज करेगा। इसका ऑब्वियस आंसर क्या है बच्चों? RBI है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट मित्रा। मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए एक पहले स्कीम चलाई गई थी, मॉन्यूमेंट मित्रा। जब ये स्कीम चली थी, जब ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, बट अब इस स्कीम को भेज दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ये इसका आंसर है। तो 20 का आंसर क्या हुआ बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन टूरिज्म डे 2023 इज सेलिब्रेटेड। देखो, नेशनल टूरिज्म डे है, राष्ट्रीय टूरिज्म डे है। क्यों मनाते हैं ये टूरिज्म डे? बताओ, इससे क्या होता है? वी आर जस्ट लाइक प्रमोटिंग समथिंग, जैसे कि एड्स डे हो गया, एनवायरमेंट डे हो गया। इससे ना हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि लाइक वी शुड कीप अवे आवरसेल्फ फ्रॉम एड्स, वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। अगर टूरिज्म की बात करें तो प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। अगर टूरिज्म आएगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट, पैसा आएगा। तो उस चीज़ के लिए हमने एक दिन बनाया हुआ है, दिन का नाम है Jan 25। तो नेशनल टूरिज्म डे कब मनाते हैं? Jan 25। उसके लिए हमने एक जगह चुनी है कि जहाँ पे हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, और उस जगह का नाम क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, 22। तो आपने देखा होगा हमने बहुत सारी आपको ये सबमरीन पढ़ाई है। ये नंबर है 5th, स्टेल्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये इसकी कैटेगरी है। हम आपको इन्हीं सीरीज में बहुत बारी ये क्वेश्चन करा चुके हैं। पहले कोई और सबमरीन आई थी, इस बारी जो आई है वो है INS वागीर। तो इसका आंसर हुआ 22 का आंसर हो गया ए। ओके ओके, तो भाई कोई कंट्री ऐसी है जो पहले पुअरेस्ट ऑफ पुअर में आती थी या पुअरेस्ट में आती थी, अब वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है या फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रही है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एप्रिसिएशन मिला है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी कंट्री है जो पुअरेस्ट में आती थी, नाउ इट इज डूइंग गुड, इट इज कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और इकोनॉमी। और उसका आंसर क्या हुआ बच्चों? उसका आंसर हुआ बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट। ओके, अच्छा, अभी किसी स्टेट ने ना एक बहुत ही ज्यादा कैडी कानून या कठिन कानून या कठोर कानून बनाए हैं कि भाई साहब अगर आप माइनर लड़के से शादी करते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू, हम आपको नहीं छोड़ने वाले। तो ये जो कानून है रिसेंटली, ये इसकी बात जो चली है
कि किस स्टेट में चल रही है, तो उसका आंसर क्या है? असम। और बहुत ज़रूरी भी है माइनर लड़की से शादी करना, मेंटल ट्रॉमा देना, फिजिकल ट्रॉमा देना, और ये ट्रॉमा, और इससे हमारा जो है फर्टिलिटी रेट भी बहुत ऊपर जाता है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है और ये स्टेप लेने वाली है असम गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 हाउ मच कैपिटल हैज बीन अलोकेटेड टू इंडियन रेलवे। देखो, इंडियन द लार्जेस्ट अलोकेशन एवर मेड टू द नेशनल ट्रांसपोर्ट। पूरे हमारे इंडिया के इतिहास में कभी भी रेलवे को इतना ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है। आपको पता ही है कि आजकल रेलवे में अपग्रेडेशन चल रहा है, जैसे कि उसके जो रेल गॉजेज हैं उसमें भी अपग्रेडेशन चल रहा है, नई नई रेल चल रही है, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, तो उसके लिए फंड चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। तो इस बारी 2023-24 के बजट में निर्मला सीतारमण ने इस बारी रेलवे को उसका बिगेस्ट अमाउंट दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिगेस्ट अमाउंट कितना है, वो 1.90 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.40 लाख करोड़। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। अभी मिला है रेलवे को अपना सबसे बड़ा कॉर्पस, और इस कॉर्पस से, वैसे ये कॉर्पस भी सफिशिएंट नहीं है, बट इंडिया, भाई कोई भी खर्चा हम करते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट। तो ठीक है, अगर कार लेनी हो, अब कार तो भाई एक से एक कार पड़ी है, हाँ, हम कौन सी कार ले लें? तो जो अपनी पॉकेट में आए उसके हिसाब से हमने अपना बेस्ट किया है। 2.40 लाख करोड़ रुपए हमने किसको अलोकेट किए हैं? रेलवे को अलोकेट किए हैं। ओके, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 हाउ मेनी टूरिज्म डेस्टिनेशन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट। देखो, 2023-24 का बजट आया है, पूरा पढ़ के जाना है एग्जाम में। कम से कम जो बच्चे CDSE का एग्जाम देने जा रहे हैं, UPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको तो पूरा पढ़ना ही होता है। हाँ, जो बच्चे NDA का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी कोई जिस्ट पढ़ के जानी होती है, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपनी मैगजीन में ये जिस्ट। स्टिल आप जब तक इन चीज़ों को और जाके देखें कि किसको कितना फंड मिला है, क्या चेंजेस हैं इस बारी, क्या अलग है, क्या नया है। ठीक है, तो टूरिज्म डेस्टिनेशंस को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है। जैसे कि हम अगर उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो लेस नोन है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उन्हें डेवलप कर सकती है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकती है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तुम्हारे जैसे यूथ को काम मिलेगा। तो इस बार ही हमने वो 50 डेस्टिनेशन चूज किए हैं कि जो हमें 2023 में जिनका विकास करना है, डेवलप करना है। 26A, ओके। Which state and UTW won the best W award for Republic Day 2023? झांकी जो आप देखते हो ना, जब भी 2023 पे परेड होती है बच्चों, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स की झांकी जाती है, फिर उन स्टेट्स में चूज किया जाता है कि किसकी झांकी जाएगी जब टाइम का कंस्ट्रेंट हो। तो ये कह रहा है कि बताओ किस झांकी को बेस्ट कैटेगरी दिया गया है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ प्राउड टू उत्तराखंड कि उनकी इस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है 2023 के रिपब्लिक डे पे। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है कि इस बारी जो चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट परेड में 26 जैन की परेड में जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, आपको बताना है। अगर कमेंट सेक्शन ऑन है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं है तो पता लगाना है, वरना आप मेरे को रास्ते में रोक के बता सकते हैं कि सर ये वो थे हमारे चीफ गेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेट W won the पीपल्स चॉइस अवार्ड एट 74th पब्लिक रिपब्लिक डे? कि 74वें गणतंत्र दिवस के किस राज्य की झांकी को पीपल्स चॉइस, देखो वो जो अवार्ड मिला था तो वो तो वहां पे कोई कमेटी ने बताया होगा कि भाई ये वाली अच्छी लग रही है, बट तुम्हें और मेरे को भी तो कुछ अच्छा लगता है ना, तो हमने भी कुछ चूज किया कि भाई हमें तो उत्तराखंड से अच्छी किसकी लगी? गुजरात की लगी, तो पीपल्स चॉइस अवार्ड गया गुजरात को, जबकि कमेटी का जो अवार्ड गया वो किसको गया? उत्तराखंड को गया। ठीक है, नेक्स्ट। Who has been rewarded with a lifetime achievement award by India UK Achievers Honor? तो ये कोई अवार्ड है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर, इसमें किसी इंडियन को चुना गया है और उनका नाम है कौन? हमारे मनमोहन सिंह जी को, उनको चुना गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, वैसे कोई क्वेश्चन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम है, जो बहुत ही अच्छा है ओलंपिक्स की तैयारी कराने के लिए, एशियन गेम्स की तैयारी कराने के लिए, जो हमारा इंडिया का एक इनिशिएटिव है, हमारा लोकल ओलंपिक समझ लो। तो ये कह रहा है कि ऑल इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स बच्चों किस राज्य में होने वाले हैं? तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। वेरी गुड, कहाँ पे होने वाले बच्चों? मध्य प्रदेश में होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है बच्चों, 2023।
अच्छा, इंडिया ने एक MOU साइन किया है कि हम 12 चीता एनुअली आपसे इंपोर्ट करेंगे, या आप हमें क्या करना, 12 चीता एनुअली आप हमें प्रोवाइड कराना। देखो इकोसिस्टम में या आपको ना हर किसी का एक नीश होता है, हर किसी का एक रोल होता है। आपको बताइए कि अगर जो ये प्रीडेटर्स, जो चीता, टाइगर, शेर, अगर ये मर जाएंगे तो जो हर्बीवोरस है वो जंगल में उनकी तादाद बहुत बढ़ जाएगी, जिससे प्रॉब्लम क्या आएगी, पूरा इकोसिस्टम हमारा खराब हो सकता है। जैसे कि एक तरह के कैमल, फेरल कैमल ऑस्ट्रेलिया में, जिनकी संख्या अब लाखों में हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के सर का दर्द बन चुके हैं क्योंकि उनका कोई प्रेडेटर ही नहीं है। इंडिया में हम देखते हैं कि टाइगर, लेपर्ड और ये जो लायन है उनकी संख्या कम हो गई है, तो हमें प्रेडेटर्स चाहिए अपने जंगल के लिए, जिससे जो हर्बीवोरस है उनकी संख्या ज़्यादा ना बढ़ जाए। हमने देखा था कि हमने 8 चीता मंगाए थे 2022 में। 2022 में 8 चीता हमने इंपोर्ट किए थे। कहाँ से मंगाए थे बच्चों? वो नमीबिया से मंगाए थे। तो अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने साउथ अफ्रीका के साथ MOU किया है कि भाई साहब हम तुमसे कितना मंगाएंगे एनुअली, हर साल कितने चीते मंगाएंगे, 12 चीता मंगाएंगे, जिससे एक नेचुरल प्रेडेटर आए। अब इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रेडेटर आ जाएंगे। इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि चीता जो है वो एक वल्नरेबल स्पीशीज है। अगर उनको एनकाउंटर होता है विद टाइगर, विद लेपर्ड, विद लायन, तो चीता सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं, चीता तो इंडिया में 1951-52 में वैनिश हो गए थे, खत्म हो गए थे। आखिरी चीता कहते थे कि 1951 के बाद कभी कोई चीता नहीं देखा गया। तो चीता अब जो मंगा रहे हैं हम, वो मंगा रहे हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका के चीता, अफ्रीका का एनवायरमेंट और इंडिया का एनवायरमेंट अलग है। देखते हैं ये स्कीम कामयाब होती है नहीं होती है। ठीक है, पहले नमीबिया से मंगाए थे, इस बार कहाँ से मंगा रहे हैं? साउथ अफ्रीका से MOU साइन किया है। तो भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, सबको पता है। इसमें मैन सिंगल टाइटल किसने जीता था? ये मैन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने, नोवाक जोकोविक। और हराया किसे था बच्चों? स्टेफनोस टेसीपास। ओके, मैं तो यही पढ़ सकता हूँ उसे, टेसीपास को हराया था बच्चों। तो विनर ये थे, और रनर अप कौन थे बच्चों? रनर अप थे स्टेफनोस टेसीपास। ओके, चलो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अभी राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था, एक गार्डन था जिसका नाम मुगल गार्डन था, उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करने का जो उसका पीछे जो नाम रखा है, उसका नाम क्या रखा है बच्चों? अमृत उद्यान। तो मुगल के नाम पे जो था, कहते हैं जो हमारे बाहरी जो आक्रांता जो आए थे, इन्वेडर्स जो आए थे, उनके नाम पे रखा है। तो ये हमेशा से डिबेट का टॉपिक रहा है कि हम क्या हिस्ट्री को छेड़ रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, कि उन्होंने हमारे यहाँ का नाम चेंज किया, अब हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने प्रयागराज को इलाहाबाद किया, अब हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया। तो ये हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक रहेगा कि क्या सही है। एज अ डिफेंस स्टूडेंट और SSC में जाने के लिए आपको एकदम कोई भी साइड नहीं लेनी होती कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। आपको दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढने होते हैं, और आखिरी में कहना होता है अकॉर्डिंग टू मी दिस। तो आप अपना ये आंसर अपना रेडी कर सकते हैं। कभी आपको SSC में टॉपिक मिलने का पूरा चांसेस है कि आपको ये SSC में टॉपिक मिलेगा। इसका आंसर क्या है बच्चों? अमृत उद्यान। नेक्स्ट, अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है जिसमें इंडिया जीता है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने किसको हराया है? तो इंडिया ने बच्चों हराया है इंग्लैंड को, और बहुत बड़ी फीट है। इंडिया की लड़कियों ने अंडर 19 में, हमारे मैन तो अच्छा करते ही थे, इस बार विमेन ने भी अच्छा किया है, और ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए। इंग्लैंड को हमने हराया है। और जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था, ये चल रहा था किस कंट्री में? साउथ अफ्रीका में ये चल रहा था। हराया किसको? इंग्लैंड को। जीता कौन? हमारा प्यारा इंडिया। ओके, नेक्स्ट, मैन हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता? जर्मनी ने जीता। हराया किसको? बेल्जियम को हराया 5-4 से। और इंडिया के लिए हमारा ये जो मैन हॉकी वर्ल्ड कप है, जो इस बारी उड़ीसा स्टेट ने इसे क्या किया था? होस्ट किया था। होम ग्राउंड था, हमारा सब कुछ था, और हम लीग स्टेज में ही बाहर हो गए। लीग स्टेज में ही बाहर हो गए, और वो भी एक ऐसी कंट्री से हार के जो हमें हराना नहीं चाहिए था। इंडिया जो एक सबसे बड़ी नेशन था, कभी हॉकी का 8 ओलंपिक मेडल जो हमने जीते हुए हैं, वो अब लीग स्टेज से बाहर हो गया। तो हमारे लिए बहुत दुख की बात थी। और ये हॉकी वर्ल्ड कप भी इंडिया में था। जर्मनी जीत गया। हराया किसको? बेल्जियम को हराया। ठीक है, नेक्स्ट, Which Indian American has been nominated for the appointment to the grade of Air Force Brigadier General? तो अमेरिका की एयरफोर्स में कोई ब्रिगेडियर जनरल बन गया है, वो भी इंडियन, या उसका ओरिजिन इंडिया का था, उसका नाम क्या है?
तो उनका नाम है बच्चों राजा जे चारी। ये हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिका की एयरफोर्स में रैंक स्टार 1 ऑफिसर होता है, बहुत बड़ी पोस्ट है। तो ये एयरफोर्स ऑफिसर बन गए हैं और बहुत बड़ी बात है। इनका नाम है राजा जे चारी। ओके नेक्स्ट, ये कह रहा है कि भाई आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द 2022 अवार्ड किसको मिला है? तो हमें मिला है हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी बाबर आजम को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, 37 क्वेश्चन के आंसर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेशनल कोविड-19 वैक्सीन? देखो वैक्सीन आजकल आपने देखा होगा, आपको भी वैक्सीन लगी होगी तो आपके वेन्स में लगी होगी, नेजल में, हाँ नाक के थ्रू कोई वैक्सीन जो है वो पहली बार डेवलप हुई है और वो की है हमारी इंडियन कंपनी भारत टेक ने। और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ उस कौन सी वैक्सीन है? तो भाई वैक्सीन का नाम है इनकोवैक, ये है ए इनकोवैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए याद रखेंगे। ओके चलो बच्चों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। संदीप सर का एफर्ट है आपके पास करंट अफेयर पहुंचाने का। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम और आप जीवन में सक्सेसफुल हों। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.